हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नई सीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें एसएससी सीजीएल के जो अभी 2019 का प्री का एग्ज़ाम हुआ था उन पेपर को हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की इस क्लास में हम 3 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व करेंगे जिसमें कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उस तरीके को समझेंगे और किस तरीके से इनके बेसिक को भी साथ साथ समझते चलेंगे कि अगर हमें कभी बेसिक की ज़रूरत पड़ती है तो हम बेसिक भी लगा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पेपर 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो 6 tan a बराबर 5 आपको गिवन है, तो आपको बताना है इसका मान 8 sin a माइनस 4 cos a बटा cos a प्लस 2 sin a, इसका मान बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। भाई आपको ए चतुर्थांश कौन सा, प्रथम चतुर्थांश में दे रखा है। ठीक है, और कंडीशन कौन सी दे रखी है, 6 tan a इक्वल टू 5। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आपको गिवन है 6 tan a इक्वल टू 5, यानी tan a आपको दे रखा है 5/6। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो sin a बटा cos a, वो क्या हो गया 5/6। ठीक है, यानी sin a की वैल्यू 5 है और cos a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो 8 इंटू sin a की वैल्यू 5 माइनस 4 cos a की वैल्यू 6 बटा cos a की वैल्यू 6 हो गई, प्लस 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 5। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 8 पंजे 40 माइनस 6 चौका 24 डिवाइड 6 प्लस 10 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 40 में से 24 घटाना है तो 16 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1। ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना था, आपको डायरेक्ट सोचना था भाई tan ए आपको 5/6 दे रखा है, यानी sin ए अपॉन cos ए है, तो sin ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, cos ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन रख देंगे sin ए और cos ए की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास tan ए आया आपके पास 5/6। ठीक है, तो इसको आपने ट्राइंगल में सोल्व किया, यानी 5 यहाँ पे लंब बटे आधार होता है tan ए, तो 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण आ जाएगा, भाई 5 का स्क्वायर, कर्ण क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ से आप sin ए की वैल्यू निकाल सकते हो, cos ए की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पे पुट करेंगे, तो ये लंबा मेथड होगा, ये लंबा मेथड होगा। तो इसके बजाय आप यहाँ से tan ए और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और कम से कम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है तथा x y इक्वल टू 45 है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान होगा। एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और x y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो देखते हैं आपको एग्जाम में किसे करना है। भाई 4 का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस 3 इंटू एक्स वाई कितना है 45 इंटू x माइनस वाई 4 है। सीधा सोल्व करना है, 45 को 4 या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 6 12 चौके 48, 54 प्लस 64, तो कितना आ गया 604। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो मैंने कैसे किया इसको, आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो आपको एग्जाम में इतना फॉर्मूला लिख के फिर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सोचना है, माइंड में रखना है फॉर्मूला और डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ से आप केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड में आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी आपको दे रखा था 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 45 दे रखी है
इंटू ए माइनस बी कितना है 4। तो ये कैलकुलेशन हो गई, तो आंसर आ गया 604। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है तो डायरेक्ट कर दो, जो भी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर दो, उसमें 3 इंटू एक्स वाई और एक्स माइनस वाई को गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 604। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ताकार उद्यान है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 42 सेंटीमीटर है। इस वर्त के 8 चक्कर लगाने में आपको तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, कि उसने कितनी दूरी तय की है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको एक वर्ताकार उद्यान दे रखा है। ठीक है, एक वर्ताकार उद्यान दे रखा है और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो आप इसमें दूरी पूछा है भाई, 8 चक्कर लगा रहा है वो, इसके 8 चक्कर लगा रहा है तो वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसकी जो परिधि होती है वही तो इसकी दूरी होती है भाई। अगर कोई इसके चक्कर लगाएगा तो वो इसी पे दौड़ेगा, इसी पे दौड़ेगा। तो यह मान लो यहाँ से दौड़ता है तो यहाँ से शुरुआत करता है, यहाँ पे आता है, यानी इसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो उसने बोला है कि 8 चक्कर लगाता है, यानी हमें इसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करके उसे 8 से गुणा कर देंगे तो इसकी कुल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो परिधि कितनी होती है इसकी 2 पाई r, ये परिधि होती है। और इसने 8 चक्कर लगाए हैं तो हम इसे 8 से गुणा कर दे तो ये टोटल दूरी आ जाएगी, इसने कितनी दूरी तय की है। तो सोल्व करते हैं इसे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू आपको 42 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू 8। यहाँ से 7 छिगड़ 42 और यहाँ से सोल्व कर लेंगे अपन। 6 दूनी 12, 12 इंटू 56 में, और यहाँ से 22 से गुणा करेंगे, यहाँ से इसका डबल कर दो एक बार। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 और इससे 11 से। तो 11 से आपको ट्रिक पता होगी किस तरीके से गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ से इसको जोड़ दो। 9 2 11 का 1 हासिल की 1 हो जाएगा, 9 और 10 11, यानी 11 का 1 हो जाएगा हासिल की 1, ये हो जाएगा 21 12, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता होगा 11 की किसी को पता नहीं है, तो 11 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो आपके पास 32 को 11 से गुणा करना है, 32 को 11 से गुणा करना है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे अंतिम जो इकाई का डिजिट है वो 2 है और दहाई कितनी है 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो और बीच में कुछ स्थान छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इन दोनों का सम, 3 2 5, तो ये आपका आंसर। जैसे आपको यहाँ पे मैं बोल दूँ 52 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे 2 और बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम, ये हो गया इसका आंसर। अगर 3 डिजिट हो, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे कुछ डिजिट हो, इसको आपको 11 से गुणा करना है। तो 11 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 1 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। अब देखो इसमें जोड़ना कौन सा है, इसमें 2 डिजिट थी तो हमने जोड़ दिया था यहाँ से, यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो सबसे पहले इसको और इसको जोड़ दो। पहले 2 डिजिट ले लो, तो 3 2 5 और फिर लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 2 और 1 3, तो 13 53, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया था, इसमें देखो एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 1 7 5 आ रहा है, ठीक है, और इसको आपको 11 से गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दो यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, तो इनके बीच में अब योग करना है, तो 5 7 12 होता है, तो 12 का 2 लिख दो, हासिल की 1 चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 और जोड़ना है तो 9 हो जाएंगे। तो यह क्या 19 25। इसमें क्या था 192 था, इसमें 11 से गुणा किया तो सबसे पहले मैंने 2 लिख दिया, 9 और 2 11 होते हैं, 11 का 1 लिख दिया, हासिल की 1 लगा दिया। 9 और 1 10 होता है, 10 में 1 जुड़ा 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, हासिल की 1 हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में 1 था, 1 + 1 जुड़ के 21 12, तो आंसर कितना आ गया 21 12। तो यहाँ से आपने सीखा कि 11 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ट्रिक आती रहेगी, मैं वैसे वैसे बताता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, तो एक बार कोशिश करिए, आप करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है और सी उसे 12 दिन में कर सकता है अकेले। बी और सी
ने काम प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 3 दिनों बाद उसे छोड़ दिया, 3 दिन तक काम किया और फिर बाद में छोड़ के चले गए। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एक फिक्स तरीका है, उस तरीके से हम करेंगे। इसमें बोला है ए कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और सी है ये 12 दिनों में कर सकता है। तो आप टोटल काम को एलसीएम ले लो इन तीनों का। तो जो टोटल काम है उनको मान लो, और मानेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 24, 15 और 12 का, तो 24 तो ऐसे हो गया और 3 यहाँ गया, 24 पंजे हो जाएगा। ठीक है, तो 120 आ गया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। तो टोटल काम आपके पास 120 है और ए 24 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन यानी 5 काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी है, ये 120 मार्कर हैं, आपको 120 मार्कर बनाना है। ये ए है वो एक दिन में, ठीक, ये टोटल काम को कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये 24 दिन में 120 मार्कर बना सकता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बनाएगा, 24 दिन में 120 मार्कर बनाता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बनाएगा, 5 मार्कर बनाएगा, तभी 120 होंगे। यहाँ से बी है जो 15 दिनों में 120 मार्कर बना सकता है, तो हमें ज्ञात करना है बी एक दिन में कितने मार्कर बनाएगा। तो यहाँ से बी, तो यहाँ से 15 × 120 हो जाएगा और यहाँ से 10 दिन में, यानी सी एक दिन में 10 मार्कर बनाएगा, बी एक दिन में 8 मार्कर बनाएगा और ए है एक दिन में 5 मार्कर बनाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रखा है इसने, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे हम चलेंगे। तो फिर बोला है इसने बी और सी ने काम प्रारंभ किया था, बी और सी ने काम प्रारंभ किया था और 3 दिनों तक काम किया, लेकिन उसके बाद में छोड़ के चले गए। यानी 3 दिन तक इन्होंने काम किया, 3 डेज तक इन्होंने काम किया और फिर बाद में बी प्लस सी छोड़ के चले जाते हैं। फिर बाद में कौन आता है, ए अकेला आता है, मतलब ए आता है। तो ए जो ए है, ये जो शेष काम होगा इनके करने के बाद जो शेष काम होगा वो कितने दिन में करेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पूछा है। तो बी प्लस सी है, ये बी है ये एक दिन में 8 मार्कर बनाता है और सी है एक दिन में 10 मार्कर बनाता है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में कितने मार्कर बनाएगा, 18 मार्कर बनाएगा। तो एक दिन में 18 मार्कर बनाता है, तो 3 दिन में कितने मार्कर बना देंगे, 54 मार्कर बना देंगे। यानी 54 मार्कर बना दिए बी प्लस सी ने 3 दिनों तक। ठीक है, और 120 टोटल मार्कर थे, उसमें से बी प्लस सी ने 54 मार्कर बना दिए, तो बचे कितने मार्कर, यहाँ से 6, यहाँ से भी 6, यानी 66 मार्कर अभी बच गए हैं। तो अब यही तो पूछा है कि जो अभी जो काम बचा है उसको ए कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एक दिन में 5 मार्कर बनाता है और इसे कितने 66 मार्कर बनाने हैं, 66 मार्कर बनाने हैं, एक दिन में 5 मार्कर बनाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। तो यहाँ से 13.65 हो गए और यहाँ से 1/5, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपने बेसिक तरीके से ये सीखा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, तो आपने सीधा लिखना है, यहाँ पे एलसीएम लिख दो, यहाँ से एलसीएम लिख दो, तीनों का देख लो, 24, 15 और 12, इनका एलसीएम कितना होगा, 120 हो गया। तो आपको लगाना है ए एक दिन में कितने काम करेगा, ए 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, ए 5 दिन में करेगा, अब बी कितने दिन में, 15 है तो 8 दिन में करेगा, और सी 10 दिन में करेगा। फिर बोल दिया भाई बी प्लस सी ने काम किया 3 दिन तक, तो 8 और 5 यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से 13, एक दिन में 13 हो गया, तो 3 दिनों तक काम किया। यहाँ से कितना आया था अपने पास, 8 और 5 12 है ना, सॉरी बी प्लस सी बोला ना, बी प्लस सी बोला तो 10 और 8 18, यानी 18 एक दिन में 18 मार्कर बना रहा है, तो टोटल 3 दिन में कितने मार्कर बनाएगा, 54 मार्कर बना देगा। तो 120 में से 54 घटाना, आगे 66, 66 में 5 का भाग देते हैं आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 13 सही 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, 10% कम पे बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बताना आपको आरंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है, आरंभिक विक्रय मूल्य। तो इसने 10% कम पे बेचा, 30% कम पे बेचता है, तो लाभ कितना होता है, अगर वो 332 रुपये अधिक बेचता है तो 32%। यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 332 किसकी वैल्यू हो गई,
यानी 10% कम और 20% ज़्यादा, यानी 30 की वैल्यू हो गई। और पूछा क्या है, पूछा है विक्रम मूल्य, विक्रम मूल्य यानी 90 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से 3 3 9 हो गया और आंसर आ गया 9 9 6, 9 9 8 आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 9 9। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे, ये तो हो गया आपको एग्जाम में किस तरीके से आपको करना था। एक स्टेप में एक लाइन में देखो 332 आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, भाई 10% कम में बेचता और अगर 20% लाभ पे बेचता, तो उन दोनों का डिफरेंस आपको 332 दे रखा है। तो 332 किसकी वैल्यू हो गई, 20 और 10, यानी 90 में बेचा होगा पहले और अब कितना 120 रुपये में बेच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 30 का हो गया। तो 332 आपको 30 की वैल्यू दे रखी है और पूछा कि क्या है, आरंभिक विक्रय मूल्य यानी 90 की वैल्यू पूछा था। तो 30 से यहाँ पे काटा तो 3 बार आ गया और सोल्व करते 996 आ गया। तो इसको बेसिक से कैसे सोचते, भाई पहले आप मान लो कि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था। ठीक है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था। फिर उसने बोला कि उसने क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। इस आर्टिकल को कितने में बेचता है, पहले बेचता है 10% लॉस पे, तो 10% कम पे बेचता है। तो 100 का 10% यानी 10, यानी 90 रुपये में बेचता है क्या, तो 10 रुपये यानी 10 रुपये कम में बेचता है, 90 रुपये में बेच दिया। फिर ये बोल रखा है यदि उसने इसको 332 रुपये अगर अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ होगा तो 120 रुपये का होता है उसे, अगर वो सेलिंग प्राइस 332 रुपये अधिक में बेचता तो वो 120 रुपये में बेचता। तो आपको दे रखा है 90 और 120 दोनों के बीच की डिफरेंस वैल्यू आपको 332 दे रखी है। तो 332 आपके क्या हो गई, 90 और 120 का डिफरेंस है, 90 और 120 का डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया। और पूछा क्या है आपको, जो भी पूछा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पूछा क्या है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, 90 रुपये है। तो ये आंसर हो गया 996, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताना आपको। तो इसमें दे रखा है प्लस को करना है माइनस और माइनस को प्लस करना है और गुणा को करना है भाग और भाग को करना है गुणा, यानी रिवर्स है। ठीक है, इंटरचेंज करना है इनको। तो यहाँ से हम लिखे तो 42 माइनस को प्लस लिख दो, 12 गुणा को भाग लिख दो, प्लस को माइनस, भाग को गुणा और प्लस को माइनस डिवाइड अपॉन 8 गुणा 2 यानी 8 भाग 2 प्लस 4 माइनस 9 और भाग को लिखना गुणा 3। ये हो गया क्या। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे हम बोडमास नियम से, यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से डिवाइड किया तो यह तो आ गई 4। ठीक, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो 42 और 4 46 हो गया। यहाँ पे 8 दूनी 16 और 15, 16 और 15 31। तो यहाँ से 42 से 4 46। ठीक है, 46 और 8 दूनी 16 15 31 बट्टा यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 4 8, 8 में से 9 3 27। तो 8 में से 27 घटाना है तो 19 आएगा, जो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया। ठीक है, तो 4 प्लस 4 माइनस 9 3 27 ये आएगा। तो प्लस प्लस को ऐड कर दिया, फिर घटा देंगे तो 4 8 हो गया, 27 में से 8 घटाया माइनस 19। तो यहाँ से 46 में से 31 घटाएंगे तो 9 और 6 15, तो 15 बट्टा 19 यह आएगा माइनस का। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ आएगा माइनस का 15 बट्टे 19। तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का 15 बट्टे 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का है। यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं ए बी और एस सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आपको पूछा है कोण बी ए सी। चलो देखते हैं कि आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, इसमें 2 जीवाएं हैं, इसमें क्या बोलेगा 3 पॉइंट है। पहले मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये मान लो सी है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि जो जीवा ए बी है और जीवा ए बी और जीवा ए सी केंद्र ओ पर
ये केंद्र इसका O हो गया, केंद्र O पर क्रमशः है, एक बनाता है 110 डिग्री, ये बनाता है 110 डिग्री, और ए से कितना बनाता है 130 डिग्री, तो ये बना दिया इसने 130 डिग्री। और पूछा क्या है आपको BAC। तो यहाँ पे आपने देखा 110 डिग्री ये बना दिया, 130 डिग्री ये बना दिया, तो ये एंगल कितना हो गया, ठीक है। टोटल एक पॉइंट पे बना एंगल कितना होता है, एक पॉइंट पे बना एंगल कितना होता है टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ पे बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। भाई 360 डिग्री में से 110 और 130 घटा देंगे तो यहाँ से 120 डिग्री आ गया। अब आपको पता होगा कि चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो यही तो पूछा है आपको 60 डिग्री। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना था भाई, एक चाप द्वारा आपको परिधि पे बना हुआ एंगल और एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है टोटल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बना था, तो BOC आपके पास 120 डिग्री आ गया। फिर आपको पता था कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी इस पे बना हुआ एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 12 सेकंड में और 170 मीटर एक पुल है, 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भाई एक खंभे को वो 12 सेकंड में पार करती है। जैसे मान लो ये कोई खंभा है, ठीक है, ये कोई खंभा है, अब जैसे मान लो इसकी ट्रेन की लंबाई L है, इस ट्रेन की लंबाई L है, तो यहाँ से जो खंभा था एक पोल था, तो इसको जब पार करेगी तो यहाँ से जो इंजन स्टार्ट होगा तो ये यहाँ से चलता जाएगा और जब तक ये लास्ट आ जाएगा इसका इंजन इतनी दूरी तय करेगा जब इस पॉइंट को पार करेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को मतलब एक खंभे को अगर 12 सेकंड में पार करता है तो वो अपनी ट्रेन की जो लंबाई है उतनी दूरी तय करेगा। तो पहले पॉइंट से भाई L बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, सबको पता होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितनी दूरी तय करेगी ये ट्रेन, एक खंभे को पार करने में L दूरी तय करेगी खुद की लंबाई के बराबर। तो L बराबर मान लो इसकी चाल V है, इसकी चाल V है, तो ये दूरी तय करेगी L। ठीक है, तो L बराबर मान लो इसकी V है, ये चाल है, और समय कितना लेती है 12 सेकंड, यानी L बराबर 12V हो गया क्या, L बराबर 12V। ठीक है, फिर आपने इसको दूसरी कंडीशन दे रखा है इसने भाई 170 मीटर लंबे एक पुल को, अगर 170 मीटर लंबा पुल है तो उसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, 170 मीटर का लंबा पुल है और उसको पार करने में उसकी लंबाई और ऐड हो जाएगी, उसको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और ऐड हो जाएगी। भाई जैसे मान लो आपके पास एक पुल है इतना बड़ा, ये बोल रखा है 170 मीटर पुल है, यहाँ से ये ट्रेन का फर्स्ट जो डिब्बा है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसकी लंबाई L है। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा और यहाँ से जाते जाते जब इसका यहाँ पे लास्ट इंजन आ जाएगा और ये फर्स्ट इंजन है, ये L लंबाई, तो इसको जब पार करेगा तो लास्ट इंजन यानी L इतनी दूरी और तय करेगा, यानी 170 प्लस L लंबाई दूरी तय करेगा, तब ये इस पुल को पार करेगा। जैसे इस पॉइंट को इस पोल को पार किया था उसी तरीके से, तो 170 प्लस L लंबाई दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, इसकी चाल V है और समय कितना दे रखा है 36 सेकंड, तो इसने 36 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से L बराबर 12V है, यहाँ पे पुट कर दो, तो 170 प्लस 12V, 170 प्लस 12V इक्वल टू 36V। यहाँ से 36 में से 12 घट जाएगा, 24V आ जाएगा, तो 170/24 ये आ जाएगी इसकी V, और किस में आएगी मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने 170 मीटर दे रखा, तो टाइम कितने दे रखा है सेकंड में दे रखा है, तो जो V बराबर आया मीटर प्रति सेकंड में आया है। तो मीटर प्रति सेकंड में आया, पूछा किस में है, देखो किलोमीटर प्रति होर, किलोमीटर प्रति होर, किलोमीटर प्रति होर, यानी किलोमीटर प्रति होर में पूछा है, तो 170/24 को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे तो V आ जाएगा आपके पास। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, यहाँ से 3 × 24, 3 × 6 = 18, और यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 बच गए, 5 × 4 = 20, और
यहाँ से 4 बार ये भी कट रहा है क्या, 4, ये आ गया 17, और यहाँ से एक बार और कट जाएगा 2, यहाँ पे 3, 17 51/2, 51/2। तो 51/2 किस ऑप्शन में है, 25.5। तो ये ऑप्शन आ गया सी, 25.5 किलोमीटर प्रति हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको सीधा सीधा दो कंडीशन दे रखी थी, पहले दे रखा था भी एक खंबे को पार करता है 12 सेकंड में, और दूसरी कंडीशन आपको एक पुल की दे रखी थी। दोनों कंडीशन बनानी है, इसमें से आपको वैल्यू रख के यहाँ पे एल की वैल्यू हमने 12 भी रख दी और वी की वैल्यू हमने निकाली सोल्व करके। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो एक विद्यालय था जिसमें 640 टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है, 640 टोटल स्टूडेंट थे, जिनमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या था, बॉयज़ और गर्ल्स का बोल कर ना, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 5:3, 5:3 है। इसका मतलब 640 को 5:3 में बांट दो तो बॉयज़ कितने होंगे, 5 3 8, यानी 640 8 की वैल्यू है, 8 × 20 64, 80 आ गया। 80 को 5 से गुणा किया तो 8 × 5 40, यानी बॉयज़ है 400 और गर्ल्स कितनी है, 8 या 24, 240। तो रेशो में बांटना आपको आता होगा। 640 5:3 में बांटते हैं तो 5 3 8, 640 के नीचे 8, 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से गुणा कर देंगे, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो 600, तो बॉयज़ इस स्कूल में 400 हैं और गर्ल्स कितनी हैं, 240। फिर उसमें बोला है कि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन हो जाए, गर्ल्स का 30 लड़कियों का और नामांकन हो जाए। तो अब पूछा है कि नामांकन हो गया तो कितने लड़के हो गए, 270, तो गर्ल्स हो गई 270। अब इसने बोला है कि यहाँ पे कितने ऐड किया जाए ताकि गर्ल्स और जो बॉयज़ का रेशियो था, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो वो कितना हो जाए, ताकि लड़कों की संख्या से जो अनुपात है लड़कियों का नामांकन कितने लड़कों का करना जाए ताकि लड़कियों से यहाँ पे आएगा लड़कियों से, ठीक है, लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए, ठीक है। यानी 270 9 की वैल्यू है और बॉयज़ के लिए निकालनी तो 14 से गुणा कर देंगे, 9 3 27, 14 3 51। यहाँ से कुछ उल्टा लिख दिया आपने, है ना, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, सही है। यहाँ पे 240 30 लड़कियाँ और आ गई, 270 हो गया, और 14:9 ही है ना, क्वेश्चन में तो सही है ना, ठीक है, 14:9 ही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14:9 होना चाहिए। तो 270 9 की वैल्यू होगी, 14 की वैल्यू निकालनी है तो 9 3 27, 14 से 3 से गुणा किया, 14 3 51, यानी 510, सॉरी 14 3 42, 420 आ गया ना यहाँ पे, 14 3 51 कर दिया मैंने। तो 270/9 है, तो यहाँ से 14 से गुणा किया तो 9 3 27, 14 3 42, तो 420। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू तो निकाल लेती है हमें, यहाँ पे पहले 400 थे अब 420 हो गए, तो कितने लड़के ऐड हुए, 20 लड़के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करना है, 640 है, 640 को 5:3 में बांटा तो 8 हो गया, 8 से 8 20 64, तो एक तो हो जाएगा 400 हो जाएगा और एक 240 हो जाएगा। लड़कियों को 30 ऐड किया है तो 240 प्लस 30 270 हो गए, 270 9 की वैल्यू है, 14 की वैल्यू निकालनी थी तो 14 की वैल्यू निकाला तो 420 आई, तो कितने लड़के ऐड हुए, 20 लड़के। तो आंसर आ जाएगा 20 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x की पावर 2a इक्वल टू वाई की पावर 2b इक्वल टू जेड की पावर 2c है, ये 0 के बराबर नहीं है, और x² इक्वल टू वाई जेड है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी आपको इक्वल के बराबर दे रखा हो तो हम इसे के बराबर मान लेंगे, 0 तो है नहीं, ठीक है, तो हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू कुछ भी के होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से और एक कंडीशन आपको दी हुई होगी, तो वो क्या है, x² इक्वल टू वाई जेड, x² इक्वल टू वाई जेड, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें,
यानी ये क्या है, x की पावर 2 ये k के बराबर है, y की पावर 2 भी k के बराबर है, z की पावर 2 c भी k के बराबर है। यानी हम k के पदों में निकालेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की पावर 2a है तो दोनों तरफ 1/2a से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें x स्क्वायर चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से x स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा k की पावर 1/a। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1/2b, और z की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/2c। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू थी k की पावर 1/a इक्वल टू y की वैल्यू k की पावर 1/2b इंटू z की वैल्यू k की पावर 1/2c। तो यहाँ से जब भी बेस समान हो और घाते अलग अलग हो तो घाते जुड़ जाती है, तो k की पावर 1/a इज इक्वल टू k की पावर 1/2b प्लस 1/2c, ये हो जाएगा। अगर बेस समान है, दोनों इक्वल दे रखे हैं तो घाते बराबर हो जाएगी, तो 1/a इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2c, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 1/ यहाँ पे b आएगा ना, 1/2b, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2bc, यहाँ पे आ गया 2c। ठीक है, यहाँ पे b प्लस c आ जाएगा, भाई c प्लस b आएगा या b प्लस c, की बात है ना, 1/a। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, ab प्लस bc, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको तो 2 यहाँ पे 2 को तो इधर ले आओ और बाकी a को गुणा कर दो यहाँ पे, तो ab प्लस ac डिवाइडेड बाई bc। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2, किसकी वैल्यू होगी, ab प्लस ac बटा bc, यानी इसकी वैल्यू होगी ab प्लस ca बटा bc की वैल्यू है 2 प्लस bc बटा bc, ये सबको एक एक लिख लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मिलकर कितना हो जाएगा 3 आंसर, कितना आएगा 3 आंसर। भाई bc को सबसे डिवाइड कर दो, ab/bc। ठीक है, या इसको छुपा लो पहले, ab प्लस सी ए को है, इसके नीचे bc लिख लो, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 2 है, और bc/bc कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताना है। तो 40 बढ़ जाती है, 20 घट जाती है, यानी 20 माइनस 8 करना है 12, इसका आंसर कितना आ गया 12। इसके देखो करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी प्लस ab बटा 100, कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है और परसेंटेज में भी काम आता है, कि जब भी ए और बी को बढ़ाया घटाया जाता है तो इफेक्टिव कितना आता है। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज कितना आता है, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो पहला था 40% बढ़ा दिया, यानी प्लस का 40, फिर बोला चौड़ाई को, यानी इसको मान लो l है, ये b है ना, चौड़ाई है, इसको 20% घटा दिया। ठीक है, और हमें निकालना कि इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस यहाँ पे प्लस है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 40 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अपॉन 100। तो यहाँ से 40 में से 20 घटाया 20 माइनस 4 दूनी 8, तो 8 घटाना, तो आंसर कितना आ गया 12। तो इसको आप माइंडली भी कर सकते हो, भाई 40 बढ़ाया है 20 घटाया यानी 20 बच गया, और 20 में से क्या कम करना है, 4 दूनी 8, यानी 8 कम करना है 12। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर हम फ्रैक्शन से करें तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन मेथड का यूज करें तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, सबको पता होगा 1/5। यानी इसने लंबाई को हम फ्रैक्शन से करें तो पहले लंबाई कितनी थी 5 थी, और बाद में कितनी होगी 2/7 हो गई, और चौड़ाई पहले 5 थी और बाद में कितनी होगी 1/6 हो गई। तो टोटल जो क्षेत्रफल होगा, ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई इसने 5 से 7 कर दी, चौड़ाई इसने 5 से 6 कर दी, यानी इफेक्टिव कितना हुआ 25 से, यहाँ पे कितना हो गया ना 1/5, यानी 6 हो गए ना 42। तो कितना हो गया 42, यहाँ पे 42 कैसे आ सकता है, कम हुई ना, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इसने चौड़ाई को क्या है कम किया ना,
तो चौड़ाई को कम किया है तो 5 से कितनी हो गई 4, तो 5 से 4 हो गई तो 7 चौके 28, यानी जो लंबाई इंटू चौड़ाई है, जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 25 से 28 हो गया, 25 से 28 तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, किस पे बढ़ा 25 पे इंटू 100 तो कितना आ गया 12, तो 12% बढ़ेगा इसका क्षेत्रफल। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका अगर आप करना चाहो तो आप एल या बी सी उस तरीके से मान लो भाई लंबाई एल थी पहले और फिर बढ़ के कितनी हो गई भाई पहले एल, इसका मान लो क्षेत्रफल पहले एल बी था, क्षेत्रफल कितना था एल बी, और बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया भाई लंबाई को इसने 40% बढ़ा दिया, तो आप एल को 140/100 कर लो, इंटू बी को कर लो 20% कम कर दिया यानी 80L/100 कर दिया। अब इनको गुणा कर लो, दोनों में डिफरेंस निकाल के वैसे भी कर सकते हो। तो इसके दो तरीके हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ये तरीका लगाना है, माइंडली करना है। 40 है और 20 कम कर दिया तो 20, 20 माइनस 8 यानी 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है, यानी 6 संख्याएं हैं जिनमें 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठा नंबर क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो आप छठे नंबर को, भाई आपके पास 6 नंबर है तो टोटल 6 संख्याएं हैं, तो आप, इसने बोला है ये जो 5 संख्याएं हैं इनका जो योग है वो छठी संख्या से 7 गुना है, तो छठी संख्या को आप x मान लो और बाकी ये 5 संख्याएं हैं, तो इन सब संख्याओं का योग क्या है, इन सब संख्याओं का योग क्या है 7x है। इसने बोला है ये 7x है, भाई 7 गुना है छठी संख्या से और प्लस ये हो गई छठी संख्या है, इनका योग कितना दे, या तो ये इनका योग हो गया। अब इनका औसत दे रखा है तो इनका औसत कितना हो जाएगा 6, ये औसत हो गया, ये आपको दे रखा है 136, ठीक है। तो यहाँ से छठा नंबर पूछा यानी x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से 8x आ जाएगा, 8x बराबर 136 इंटू 6, तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 8, 5, 8 7 56 यानी 17 बार कट गया, 17 इंटू 6 102, आंसर 102, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या, ये आपको संख्या दे रखी है, ये 8 से पूरी तरह विभाज्य हैं, तो आपको बताना है कि x के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट 3 संख्याएं, जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। अगर 8 से 3, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई 5 x और 4 है, तो इसको 8 से डिवाइड करना है, तो पूछा क्या है x का मिनिमम मान पूछा है, ठीक है, x का मिनिमम मान पूछा है। तो यहाँ पे हम 8 चौक 32, 8 छः 48, तो कितना बच गया 8 छः, यहाँ पे क्या रखे 48 2, जो भाग चले जाए, तो अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे ऑप्शन से, या तो ऑप्शन से रख के देख सकते हो, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 8 छः 48, 8 या 24, तो सबसे मिनिमम क्या हो गया 0, तो इसका आंसर देखते क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो 1 + 10a 1 + 10b का मान क्या होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम बोल सकते हैं 1 + 10a 1 + 10b का मान क्या होता है, जब a + b 45 डिग्री होता है तो इसका मान 2 होता है, तो 2 × 2 4, ये आंसर 4। तो इसको आपको याद रखना था 1 + 10a 1 + 10b क्या होता है, जब a + b इक्वल टू 45 डिग्री होता है तो इसका मान 2 होता है। अब वो कैसे आया वो बता देता हूँ एक बार, कि आपको कंडीशन देख रखी है a + b इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ आप 10 ले लीजिए, तो 10 a + b इक्वल टू 10 45 डिग्री क्या होगी 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो आप 10a + 10b बटा 1 - 10a 10b, और इक्वल टू में क्या है 1, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 10a + 10b इक्वल टू 1 - 10a 10b, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, 10a कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 10a यहाँ पे कॉमन लूँगा, जब ये इधर आएगा तो यहाँ से 10a कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1 प्लस, अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से 10a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 10b, और ये 10b प्लस का लिखा हुआ है 10b इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 + 10b बनाना है, यहाँ पे 1 + 10b बनाना है, तो आप यहाँ पे कर दो, इधर भी +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो, ठीक है।
तो यहाँ से 1 + 10 भी और यहाँ से 1 + 10 भी, तो 1 + 10 भी कॉमन आ जाएगा। तो 1 + 10 भी यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 10a और यहाँ पे +1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 2। यानी ये तो बता रहा था 1 + 10a और 1 + 10b की वैल्यू क्या होगी 2। तो 1 + 10a 1 + 10b की अगर वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में MN BC के समांतर है। चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AN अनुपात NC 4:5 है तो आपको क्षेत्रफल बताना है MAN का। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC, जिसमें MN, ये MN समांतर है भुजा BC के। ठीक है, आपको क्षेत्रफल किसका दे रखा है, इस चतुर्भुज का MNCB का। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर और AN और MC का रेशियो दे रखा है 4:5। 4:5, यानी अगर ये 4 है ये 5 है, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाओं का जो रेशियो है 4:5 है, अगर जैसे मान लो ये ऊपर वाला त्रिभुज है AMN, इसकी भुजा क्या हो गई 4, और एक बड़ा त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा टोटल क्या हो जाएगी 9। तो अगर इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर भुजा ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके स्क्वायर के अनुपात में होता है। तो इसका 16 और छोटे वाले का तो कितना हो जाएगा 4 × 16, और इस टोटल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 5 × 4 9, यानी 81। यानी टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है और ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है। ठीक है, तो अगर टोटल का 81 है, ऊपर वाले का 16 है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अपने अनुपात में निकाल रहे हैं, तो 81 में से 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी 65 इसका आ गया। तो हमें गिवन क्या है 130 है, ये 65 की वैल्यू तो गिवन है, ये 65 की वैल्यू 130 है, और पूछा क्या है 16 की वैल्यू पूछा है, 16 की वैल्यू पूछा है। तो 65 से ये 2 बार कट गया, 16 दूना 32, ये आंसर आ गया 32। तो इसका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के अंदर अगर भुजाओं का रेशियो A/B है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात A²/B² होता है, यानी उसके स्क्वायर के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से हैं। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरीके से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता होगा कॉस्ट प्राइस अपॉन, अपन लिखते हैं कॉस्ट प्राइस अपॉन कुछ भी डिस्काउंट हो तो 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू, ये बराबर होता है मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट के। यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला 28% का डिस्काउंट देता है, तो अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस 28 करेंगे तो 72 इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट कितने का होता है 12% का, यानी 100 प्लस 12 112, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे अपने आप से। तो यहाँ से 4 × 32, यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 × 32, तो यहाँ से एक बार और काट ले तो 9 और 14, तो 9:14 आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो मार्क प्राइस 14 है। आपको वैल्यू किसकी गिवन है 224, मार्क प्राइस आपको गिवन है 14 की वैल्यू है, और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस पूछा है, 9 की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। तो यहाँ से सोल्व कर लो तो 14 एकम 14, ठीक है, और 6 8 14 6 की 84 × 9 तो 144, ठीक है, 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यानी डिपेंड किस पे करेगा r² और h पे, ठीक है। इसका जो आयतन है वो r² यानी r पे और h पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने बोला है कि दो बेलन हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो है 3:4, यानी अगर एक बेलन की त्रिज्या 3 है तो दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 है, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 4:9, यानी इसकी ऊंचाई अगर 4 है तो इसकी 9 होगी।
यानी अगर हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे अपन, ठीक है। तो ये आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि पाई तो दोनों में कॉन्स्टेंट आएगा तो पाई तो कट जाएगा, तो अपन केवल देखेंगे आर स्क्वायर इंटू एच पे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 चौक 36, यानी पहले अगर आयतन 36 था तो बाद में कितना हो गया, 4 चौक 16, और 16 नाम में 144, ठीक है, 16 नाम में 144। तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर दें तो 9 बार, और यहाँ से 4 दिया 12, 12 4 6 24, 9 चौक 36, यानी 1:4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1:4। या यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे 9 बन रहा था और यहाँ पे 16 हो रहा था, तो यहाँ से हम पता है कि हम काट सकते हैं, यहाँ से 9 से 9 गया और यहाँ से 4 से 4, यानी 1:4। या इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। अगर कम कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से अगर कट रहा है तो यहाँ से हम काट सकते थे, 9 से 9 कट गया, यहाँ से 4 से 4, यानी 1:4, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्स वाई जेड 3 ऐसे पूर्णांक है, अक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 है और जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17 है, तो अक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, अक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है, अक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 है और जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17 है। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड पूछा है ना, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पता करनी चाहिए। तो यहाँ से हम अक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल ले तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, तो वहाँ से हम अक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो तीनों समीकरण को एक बार जोड़ दो, तो अक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, दोनों को हम तीनों समीकरण को जोड़ दे, अगर अक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, तो ये 2 बार आ जाएगा, 2 अक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और इनको जोड़े तो 13 7 20 30 और 38, यानी अक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से अक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 रख दें, यहाँ से यहाँ पे अक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 रखे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 11। अगर वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दे 13 है, तो 13 यहाँ से कटेगा, तो 13 यहाँ से कटेगा तो यहाँ से 6 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, अक्स की वैल्यू। और इसी तरीके से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड प्लस एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जेड प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे 17, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से अक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड निकालना है, तो अक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर को 36 अपॉन वाई जेड क्या है, वाई जेड है 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, तो यहाँ से आ गया ऑप्शन डी 18/11, 2 से कट जाएगा 18/11, तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्स इक्वल टू 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए और दे रखा है वाई इक्वल टू 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए। तो आपको पूछा है अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे बस। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 कोस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर रहेगा, यहाँ से 4 कोस स्क्वायर प्लस साइन 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ से भी आएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस का 5 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। तो यानी जो माइनस की टर्म आएगी यहाँ से, जो माइनस की टर्म आएगी यहाँ से पॉजिटिव की टर्म आएगी, तो वो तो कट जाएगी ए बी वाली। तो आंसर आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आ गया 41, ठीक। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 4 क्वेश्चन आए थे तो वो डीआई के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से ₹4300 की एक राशि थी जो 2 वर्षों में बढ़कर 4644 हो जाती है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में बढ़कर 10104 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज पे है, ठीक है। तो 4300 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई 4644, ठीक है। तो ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो यानी ब्याज कितना मिला इसे 2 साल में, 2 साल में 344 का मिला क्या ब्याज, तो 344 का ब्याज मिला 2 सालों में, किस पे 4300 पे, 4300 पे इंटू 100, तो ये आ जाएगी इसकी रेट, यानी कितने
प्रतिशत से, या आप P इंटू आर इंटू टी बटा 100 से रख के उस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं। 4300 थी और 4644 हो गई, यानी 344 रुपये इसे ब्याज के रूप में मिले हैं। और किस पे मिले हैं? 4300 पे 2 साल के लिए, इंटू सोल्व करते ही रेट आ जाएगी। तो यहाँ से हम सोल्व करें, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से 43 से सोल्व करें तो यहाँ से 8 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चला गया 8 बार, तो रेट आ गई इसकी, रेट आ गई 4%, ठीक है। तो साधारण ब्याज की रेट थी 4%। अब आगे बोला है कि इसी ब्याज दर पर अगर 10104, ठीक है, 10,104 रुपये हमें प्राप्त करना है 5 सालों में, तो मूलधन कितना होगा, यानी वो राशि क्या होगी, इसके बारे में पूछा। तो ये मिश्र धन है 10,104, ये है, ये मूलधन ये मिश्र धन हुआ है 4% की रेट से बढ़कर। तो 4% की रेट से बढ़कर यानी 104 की वैल्यू है क्या ये, ठीक है, ये वैल्यू है 104 की, यानी 4% से, और 5 कितने में, और ये 5 वर्षों में बढ़कर हुई है, ठीक है। तो 5 वर्षों में तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, या आप डायरेक्ट कर लो यहाँ से। इफेक्टिव रेट से करें तो यहाँ से 4% थी, तो 5 वर्षों में बढ़ 5 वर्षों की जो इफेक्टिव रेट होगी वो क्या होगी, 20%। भाई इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, वर्षों से गुणा कर देते हैं टाइम से। तो 4% थी, 5 वर्षों के लिए इफेक्टिव रेट निकालनी, तो 20% आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 20%। तो 20% की दर से बढ़ रही है। तो अगर कोई राशि मान लो 100 रुपये है तो 20% से बढ़कर 120 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन दे रखा है, ये 120 की वैल्यू है और आपको निकालनी है 100 की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से डिवाइड करें तो 8284, 12 इंटे 96, ठीक है। तो यहाँ से 5 बच गया, 12 चौका 48, यानी 84 किस में आ रहा है, 84-20, ये आ गया आंसर 84-20। तो इसका आंसर हो जाएगा 84-20। तो आज की क्लास में हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन DI के हैं, तो वो कभी एक बार अलग से करेंगे उन क्वेश्चन को।